गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 12 की आदर्श निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय की हिंदी की क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कक्षा 12 में जो है आपकी पाठ्य पुस्तकें जो हैं आपने 11th में जो पढ़ी है पाठ्य पुस्तक आरोह है भाग 1, उसी तरीके से 12th में अपन पढ़ेंगे आपके आरोह है भाग 2। अब आरोह है भाग 2 जो है इसमें आपके काव्य खंड और गद्य खंड दो जो है वो आपके शामिल किए गए हैं। काव्य खंड जो है उसमें आपके काव्य खंड में आपके 10 चैप्टर हैं और गद्य खंड में जो है आपके 8 चैप्टर हैं। इस तरीके से 18 चैप्टर जो है वो आपके टोटल आरोह है भाग 2 में दिए गए हैं। तो आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम है आरोह है भाग 2। इसी तरीके से दूसरी पाठ्य पुस्तक का नाम है आपके वितान भाग 2। क्योंकि भाग 2 क्यों लगाया गया है कि भाग 1 जो है वो अपन ने कक्षा 11 में पढ़ ली है। अब मैं आपको एक बार आपका जो सिलेबस है उसके बारे में बता दूं कि आपके काव्य खंड में किन किन कवियों के जो चैप्टर्स हैं वो शामिल किए गए, किन किन की कविताएं जो है वो शामिल की गई है। अब आपके काव्य खंड में जो है पहला जो पाठ है वो आपकी दिया हुआ है हरिवंश राय बच्चन का, और दूसरा जो पाठ दिया हुआ है वो आपके दिया हुआ है दूसरा जो है वो आपकी है आलोक धनुआ, तीसरा जो है वो आपकी है कुंवर नारायण का, चौथा जो है वो आपकी है रघुवीर सहाय का, और पांचवा जो है वो आपकी है गजानन माधव मुक्ति बोध का। चौथा जो पाठ है वो आपके दिया हुआ है रघुवीर साहे का, पांचवा जो है गजानन माधव मुक्ति बोध का, छठा जो चैप्टर है आपके शमशेर बहादुर सिंह का है, सातवां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आठवां तुलसीदास, नौवां फिराक गोरखपुरी, 10वां उमाशंकर जोशी। इस तरीके से आपके जो काव्य खंड होंगे 10 चैप्टर दिए हुए हैं आरोह भाग 2 में। इसी तरीके से आपका जो गद्य खंड है उसमें आपके 8 चैप्टर दिए हुए हैं, जिनमें 1 नंबर पे है महादेवी वर्मा, 2 पे है जयेंद्र कुमार, 3 पे है धर्मवीर भारती, 4 पे है आपका फणीश्वर नाथ रेणु, 5 पे है विष्णु खरे, 6 पे है रजिया सजाद जहीर, 7 पर हजारी प्रसाद द्विवेदी, 8 पर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। इस तरीके से गद्य खंड के जो 8 चैप्टर हैं वो आपको मैंने बताया। अब दूसरी जो आपकी पूरक पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम है वितान, वितान भाग 2। अब वितान भाग 2 जो है इसमें आपके जो है 4 चैप्टर दिए हुए हैं, और उन चारों चैप्टर्स के नाम है आपके सिल्वर वेडिंग, जूस, अतीत में दबे पांव, अतीत में दबे पांव, डायरी के पन्ने। तो इस तरीके से ये जो 4 चैप्टर है वो आपके दिए हुए हैं वितान भाग 2 में। तो आपका जो काव्य खंड है इसमें 10 चैप्टर और गद्य खंड जो है इसमें आपके 8 चैप्टर दिए हुए हैं। अब आपका जो गद्य खंड है ये अपन पहले स्टार्ट करेंगे। अब इस गद्य खंड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात की जानकारी देना चाहूंगी कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उस इतिहास के माध्यम से हम उन लेखक और कवियों के काल के बारे में जान सकते हैं कि वो किस समय के थे। तो आप जो है पहले अपन इसमें पढ़ेंगे आपकी हिंदी साहित्य का इतिहास। अब हिंदी साहित्य का इतिहास जो है
हिंदी साहित्य का इतिहास। अब ये हिंदी साहित्य का इतिहास जो है ये प्रामाणिक ग्रंथ है और ये आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो विभाजन किया गया है उसके अनुसार जो है हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे। इसकी रचना सन 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की। अब इसको 4 भागों में बांटा गया है आपने, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और चौथा जो है वो आपके है आधुनिक काल। आदिकाल जो है इसका समय जो है लगभग माना गया है 1000 विक्रम संवत के आसपास। ये विक्रम संवत में है आपके, विक्रम संवत जो है आपके ईस्वी से सन से 57 साल तक ये चलता है। 1000 से 1400 का जो समय है वो आपके आदिकाल का माना गया है। 1400 से लेकर के आपके 1700 तक का जो समय है वो आपके भक्ति काल का माना गया है। 1700 से 1900 तक का जो समय है वो आपके रीति काल का माना गया है। 1700 से 1900 और आधुनिक काल जो है वो 1900 से लेकर के अब तक जो है इसको माना गया है। अब आदिकाल जो है इसमें 1000 से 1400 तक के कोई भी कवि या लेखक जो है आपके कक्षा 12 तक का जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किए गए। भक्ति काल जो है इसमें ऐसी कोई भी क्लास नहीं होगी आपकी कक्षा 1 से 12 तक जहां आपके भक्ति काल के कवियों को शामिल ना किया गया हो। अब भक्ति काल जो है यहाँ 1400 से 1700 तक का उसका समय है। अब भक्ति काल में 2 प्रकार की शाखाएं हैं। 2 प्रकार की शाखाओं में पहली जो थी आपकी ज्ञानाश्रयी शाखा, दूसरी जो थी आपकी प्रेमाश्रयी शाखा। अब ये ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी जो शाखाएं थी, ज्ञानाश्रयी शाखा जो होती थी उसमें भक्ति जो है वो कैसी होती थी, निर्गुण होती थी, निर्गुण भक्ति की जाती थी। प्रेमाश्रयी शाखा जो थी उसमें आपके सगुण भक्ति की जाती थी। अब निर्गुण और सगुण क्या होता है? निर्गुण जिसमें भगवान का रूप रंग आकार नहीं होता है उसे निर्गुण कहा गया है। इसके प्रमुख प्रतिनिधि कवि जो है वो आपके कबीर जी हैं, कबीर दास। प्रेमाश्रयी शाखा जो है इसमें आपके सगुण भक्ति की गई थी। सगुण का अर्थ होता है जिसमें प्रभु का रूप रंग आकार जो है वो आता है। अब सगुण भक्ति जो है इसमें प्रभु का रूप रंग आकार होगा, इसलिए यहाँ जो है 2 प्रकार की भक्ति की गई, एक तो राम की और दूसरी कृष्ण की। इन्हें विशेष महत्व दिया गया। राम भक्ति में जो है आपके कवि का नाम आता है तुलसीदास, इनके अलावा अन्य भी है लेकिन प्रमुख रूप से इन्हीं। कृष्ण में आता है आपके सूरदास। अब तुलसीदास जी जो है उन्होंने राम की भक्ति की थी, सगुण भक्ति, प्रेमाश्रयी शाखा की थी, भक्ति काल की थी। तो कितने सारे पॉइंट्स जो है वो अपने पास इनकी जानकारी के लिए आ गए हैं। इसलिए अपन को ये जानकारी रखना जरूरी है कि कौन सा कवि किस काल का है। भक्ति काल का अगर है तो वहाँ कौन सी शाखा से है, प्रेमाश्रयी से है या ज्ञानाश्रयी से है, निर्गुण भक्त है कि सगुण भक्त है। फिर उसके बाद ये होना चाहिए प्रभु की निर्गुण क्या होता है, सगुण क्या होता है, ज्ञान के आधार पर आधारित, प्रेम के आधार पर आधारित। कबीर जी हैं ये निर्गुण भक्त हैं क्योंकि इन्होंने ऐसे ईश्वर की वंदना की है जिनको रूप रंग आकार न होकर के प्रकृति के कर्तव्य में व्याप्त बताए गए हैं। सगुण भक्ति जो है प्रेमाश्रयी शाखा की है और प्रेमाश्रयी शाखा जो है इसमें सगुण भक्ति होती है जहाँ राम और कृष्ण की भक्ति की गई है। राम की भक्ति तुलसीदास जी ने, कृष्ण की भक्ति सूरदास जी ने विशेष तौर से की है। तो ये आपका है।
उसी तरीके से आता है नीतिकाल। नीतिकाल जो है इसमें कवि जो होते थे उन्होंने भक्ति को छोड़ दी थी और क्या करते थे, राजा के आश्रय में रहते थे और राजा के आश्रय में रहते हुए ही वो अपनी उस राजा के बारे में प्रशंसा किया करते थे, अपनी रचनाएं लिखा करते थे। अब इस समय के जो कवि हैं उनमें आपके बिहारी हैं, देव है, इनके नाम जो है विशेष रूप से लिए जाते हैं। देव की जो रचनाएं कक्षा 10 में आपने पढ़ी थी। अब रीतिकाल जो है यहाँ भी जो रीतिकाल के जो कवि होते थे 3 प्रकार से रचनाएं लिखा करते थे, जिसमें आपके रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि। रीतिबद्ध, रीति में बंद कवि, रीति सिद्ध यानी सारे नियमों का पालन करते, रीति मुक्त यानी बिना नियम के, इस तरीके से ये है आपके रीतिकाल। अब आपका आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल जो है 1900 से लेकर के अब तक माना गया है। अब जिस तरीके से अपन ने इनका विभाजन किया है 4 भागों में, उसी तरीके से आपका जो आधुनिक काल उसका जो विभाजन है वो भी 4 भागों में किया जाएगा, जिसमें हमने अब आधुनिक काल जो है आधुनिक काल में 4 भाग दिए गए हैं इसके लिए। सबसे पहले आपके भारतेंदु, दूसरा है आपके द्विवेदी युग, तीसरा है आपके छायावाद, चौथा है आपके नई कहानी या नई कविता। भारतेंदु युग जो है इसका नामकरण भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर किया गया है। कक्षा 10 में आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना पढ़ी थी, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। ये भी लेखक हैं जिनके नाम पर इस युग का नामकरण किया गया है। अब इस युग तक जो है आपकी रचनाएं हुआ करती थी, उनकी भाषा होती थी ब्रज या अन्य कोई भाषा, हिंदी खड़ी बोली नहीं हुआ करती, जो आज हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं हिंदी खड़ी बोली। हिंदी खड़ी बोली का जो विकास है वो अंत में आते आते आपके भारतीय युग में, लेकिन इस समय जो है इसका शुद्ध रूप जो है, परिनिष्ठ रूप जो है वो आपके नहीं आया था। वह शुद्ध और परिनिष्ठ रूप जो है हिंदी खड़ी बोली का वो आपके आया है द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नामकरण पर इस युग का नामकरण किया गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है उन्होंने भाषा का व्याकरण दिया हिंदी का खड़ी बोली का, जिसके कारण हमारी जो हिंदी खड़ी बोली है वो शुद्ध रूप में, परिनिष्ठ रूप में, परिमार्जित रूप में हमारे सामने आई। तो ये द्विवेदी की देन और यहीं से व्यवस्थित रूप से हिंदी खड़ी बोली जो है उसका विकास प्रारंभ हुआ और यहीं से जो है हिंदी खड़ी बोली की रचनाएं जो है वो विशेष तौर से लिखे जाने लगी। तो इस युग की देन क्या हुई आपकी हिंदी खड़ी बोली। अब आपका था छायावाद। छायावाद में जो है आप इन सभी युगों में कविताएं भी लिखी गई है, कहानियां भी लिखी गई है, यानी गद्य भाग भी लिखा गया, पद्य भाग भी लिखा गया। अब छायावाद जो है इसमें 4 प्रमुख कवि या लेखक हुए हैं जिन्होंने छायावाद में आधार स्तंभों की भूमिका निभाई। अब उन आधार स्तंभों में 4 में कौन है आपके जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरा है आपके सुमित्रानंदन पंत, और चौथा है आपके महादेवी वर्मा। तो ये 4 आधार स्तंभ है इस समय के छायावाद के, कि इन 4 कवियों ने इस युग में विशेष भूमिका जो है अपनी निभाई है, यानी विशेष तौर से उन्हीं की रचनाएं जो है इस युग में शामिल की जाती है। इसी
इसीलिए इन्हें छायावाद के चार आधार स्तंभ कहा जाता है, जिसमें एक नंबर पे जयशंकर प्रसाद, 2 पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, 3 पे सुमित्रा नंदन पंत, 4 पे महादेवी वर्मा जो है वो आपके आए हैं। महादेवी वर्मा जो है इन्हीं की रचना आज हम आपके गद्य भाग में पढ़ेंगे। अब आपका फोर्थ भाग है नई कहानी या नई कविता। इस समय में जितने भी कवि या लेखक हुए हैं गद्य भाग में जिन्होंने रचना की उन्हें नई कहानी आंदोलन में शामिल किया गया है, पद्य में जिन्होंने की उन्हें नई कविता। अब इसके भी आगे चल करके अलग अलग नाम पड़े, जिनमें साठोत्तरी कहानी है, सचेत कहानी है, प्रयोगवाद है, प्रगतिवाद है, इस तरीके से अन्य जो नाम है उसमें दिए जाते रहेंगे। अब आधुनिक काल जो है आपका उसमें हमने बता दिया कि महादेवी वर्मा जो है वो छायावाद के चार आधार स्तंभों में से एक है। ये है आपके हिंदी साहित्य का शॉर्ट में विभाजन, जिसके बाद में मैंने आपको जानकारी दी कि हिंदी साहित्य के इतिहास को विशेष तौर से जो है चार भागों में बांटा गया है, और उन्हीं चार भागों में से आपकी जो पाठ्य पुस्तक है आरोह है भाग 2, गद्य खंड पाठ संख्या 1, महादेवी वर्मा जिसकी लेखिका। आज इनके जीवन परिचय के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो आप लोगों के पास जो बुक्स हैं उन बुक्स को आप खोलें और महादेवी वर्मा का जो जीवन परिचय है उसका अध्ययन करें। अब महादेवी वर्मा जो है इनका जन्म जो है सन 1907, जन्म 1907 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। अब इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें है दीपशिखा, यामा, तो ये दोनों क्या है इनके काव्य संग्रह हैं। श्रृंखला की कड़ियां, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर, ये जो है आपके हैं निबंध संग्रह। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, ये आपके गद्य की संस्करण शैली में लिखे गए। मैं आपको बता दूं कि आपका जो गद्य खंड होता है उसमें 14 प्रकार से रचनाएं लिखी जा सकती हैं, 14 तरीके से रचनाएं लिखी जा सकती है। काव्य खंड में एक ही तरह का होता है, लेकिन गद्य खंड होता है उसमें 14 प्रकार से रचनाएं लिखी जा सकती है, जिनमें 4 प्रमुख हैं आपकी कहानी, निबंध, नाटक, उपन्यास। ये 4 कहानी के लिए प्रमुख हैं जिनमें विशेष रूप से लिखा जाता है। इसके अलावा 10 जो अन्य रचनाएं हैं उनमें भी रचनाएं लिखी जाती है, जिनमें से आपका रेखाचित्र और संस्मरण शैली जो है उसमें महादेव वर्मा ने लिखा है। यहाँ जो उनकी रचना है वो भी रेखाचित्र शैली में ही पढ़ेगी। अब अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, ये आपके संस्मरण में और रेखाचित्र के अंतर्गत आते हैं। अब महादेव वर्मा को प्रमुख पुरस्कार भी दिए गए हैं, जिनमें ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है उनकी कृति है यामा। यामा संग्रह के लिए उन्हें 1983 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती पुरस्कार पद्म भूषण 1956 ईस्वी में जो है महादेव वर्मा को दिया गया है। अब इनका जो निधन है वो सन 1987 में, मृत्यु कब हुई इनकी 1987 इलाहाबाद।
गांधी की मृत्यु हुई है सन 1987। संसार के मानव समुदाय में वही व्यक्ति स्थान और सम्मान पा सकता है, वही जीवित कहा जा सकता है जिसके हृदय और मस्तिष्क ने समुचित विकास पाया। यानी इस संसार में, इस समुदाय में, जो मानव का समुदाय है, उस समुदाय में वही व्यक्ति स्थान पा सकता है जिसमें क्या होगा, आपके हृदय और मस्तिष्क दोनों पूर्ण रूप से विकसित होंगे, विकास जिन्होंने किया होगा, जो अपने व्यक्तित्व द्वारा, यानी उसकी पर्सनालिटी जो है, व्यक्तित्व जो है ऐसा होगा कि मनुष्य समाज में रागात्मकता के अतिरिक्त बौद्धिक संबंध भी स्थापित कर सकने में समर्थ हो, वही व्यक्ति संसार समुदाय में अपना स्थान जो है बना सकता है। ऐसा महादेव वर्मा का कहना है। साहित्य सेवी और समाज सेवी दोनों रूपों में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा रही है। यानी महादेव वर्मा जो है साहित्य सेवी भी रही है, यानी साहित्य की रचनाएं जो वो भी उन्होंने लिखी है, और समाज सेवी, समाज सेवा का जो कार्य है वो भी महादेव वर्मा ने किया है। महात्मा गांधी की दिखाई राह अपना जीवन समर्पित कर उन्होंने शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में निरंतर कार्य किया। नारी समाज में शिक्षा प्रसार के उद्देश्य से उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की। यानी स्त्री शिक्षा को महत्व देते हुए स्त्री शिक्षा के प्रचार के लिए उन्होंने प्रयाग में, प्रयाग कहाँ है आपके इलाहाबाद, प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की। साहित्य जगत में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा बहुमुखी प्रतिभा के रचनाकार के रूप में रही है। बहुमुखी प्रतिभा के रूप में यानी बहुत सारी जो प्रतिभाएं, टैलेंट जो है उनमें रहा है। विभिन्न प्रकार की मुद्राओं में उन्होंने अपनी लेखनी चलाई। अगर कविता के क्षेत्र में छायावाद के 4 आधार स्तंभों में से एक मानी जाती है, मैंने आपको बताया था जैसे कि छायावाद जो है उसके 4 आधार स्तंभ हैं, और उन 4 आधार स्तंभों में महादेवी वर्मा जो भी एक है। इसके अलावा तीन जो अन्य हैं उसमें आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, जयशंकर प्रसाद है, सुमित्रा नंदन पंत, और चौथा आपके महादेवी वर्मा। तो अपने निबंधों और संस्मरणात्मक रेखा चित्रों के कारण एक अप्रतिम गद्यकार के रूप में उनकी चर्चा होती रही है। कविता और गद्य इन दोनों क्षेत्रों में उनकी प्रतिभा अलग अलग स्वभाव लेकर सक्रिय हुई। यानी गद्य खंड में अलग दिखती है और गद्य खंड में उनकी जो प्रतिभा है वो अलग दिखती है। कविताओं में वे अपनी आंतरिक वेदना और पीड़ा को व्यक्त करती हुई इस लोक से परे किसी और सत्ता की ओर अभिमुख दिखलाई पड़ती। तो अपने गद्य में उनका गहरा सामाजिक सरोकार स्थान पाता है। यानी गद्य की जो रचनाएं की है उन्होंने उसमें समाज को विशेष स्थान दिया है। उनकी श्रृंखला की कड़ियाँ सन 1942 उस समय की अद्वितीय रचना है, यानी जिसके समान कोई नहीं, जो हिंदी में स्त्री विमर्श की भव्य प्रस्तावना है। उनके संस्मरणात्मक रेखाचित्र अपने आसपास के ऐसे चरित्रों और प्रसंगों को लेकर लिखे गए हैं जिनकी साधारणता हमारा ध्यान नहीं खींच पाती, लेकिन महादेवी जी की मर्मभेदी और करुणामयी दृष्टि उन चरित्रों की साधारणता में असाधारण तत्वों का संधान करती है। यानी महादेवी वर्मा जो है वो साधारण चीज़ों में भी असाधारण जो है वो देख लेती थी। क्यों? क्योंकि उनकी जो नज़र थी, उनकी जो बुद्धि थी वो मर्मभेदी और करुणामयी थी। इस तरह समाज के शोषित पीड़ित तबके को उन्होंने अपनी गद्य रचनाओं में नायकत्व प्रदान किया। यानी विशेष तौर से समाज में जो शोषित और पीड़ित लोग हैं उनके बारे में उन्होंने अपने गद्य रचनाओं में लिखा है और उन्हीं को नायक बनाया है। उनके इस प्रयास ने हिंदी के साहित्यिक समाज पर ऐसा गहरा असर डाला कि संस्मरणात्मक रेखा चित्र की विधा के लिए शोषित पीड़ित आम जन को विषय वस्तु के रूप में मान्यता
मिल गई है। यानी उन्होंने समाज में ऐसा गहरा असर डाला कि संस्मरणात्मक और रेखा चित्र जो है इन दोनों विधाओं में जो है आपके महादेवी वर्मा ने विशेष तौर से लिखा है और गद्य में इन दोनों शैलियों को स्थान दिलाया है। अब आपके ये जो है ये महादेवी वर्मा का जीवन परिचय था, जिसमें उनकी जन्म है, मृत्यु है, उनकी रचनाएं हैं और रचनाओं में भी उनके काव्य है, निबंध है, संस्मरण है, इन सब के बारे में अलग अलग बताया गया है। महादेवी वर्मा को आधुनिक काल की मीरा भी कहा जाता है। जिस प्रकार से भक्ति काल में मीरा की उन्हें विशेष स्थान प्राप्त था, उसी प्रकार से आधुनिक काल में आपके जो महादेवी वर्मा है इन्हें आधुनिक काल की मीरा कहा जाता है। ये बात भी आप ध्यान रखें। अब इसमें आपको ये भी बता दिया गया है कि कौन कौन से पुरस्कार जो हैं इन्हें दिए गए हैं, किस सन में दिए गए हैं और समाज के प्रति जो है इनका क्या नजरिया है और साहित्य और समाज दोनों में उन्होंने किस तरीके से अपनी विशेष भूमिका निभाई है और जो है इन्होंने महिला शिक्षा के लिए अलग से आपके जो है विद्यापीठ की स्थापना की है। छायावाद के 4 स्थान आधार स्तंभों में से एक माने जाते हैं। गद्य और पद्य दोनों में इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। गद्य में इन्होंने समाज के शोषित पीड़ित वर्ग को महत्व दिया है और कविताओं में इन्होंने अपनी आंतरिक वेदनाओं पीड़ा की बात कही है। संस्मरण और रेखा चित्र को विशेष स्थान देने वाले भी आपके महादेवी वर्मा है और इन्होंने सभी के जो शोषित और पीड़ित वर्ग के जो लोग हैं उनकी पीड़ा को उनके माध्यम से समाज के सामने प्रस्तुत किया है। और अपने जो आरोह है भाग 2 है, इसमें जो गद्य भाग का चैप्टर है महादेवी वर्मा का जिसका नाम है भक्ति। अब भक्ति जो है इसमें भी इन्होंने ऐसे ही एक पात्र को लिया है जो कि समाज के द्वारा सताया गया है और पीड़ित है और उसी के बारे में यहाँ उन्होंने बताया है। अब आप जो है महादेवी वर्मा का जो जीवन परिचय है वो अपनी नोटबुक में पॉइंट वाइज जो है वो नोट कर लें। अपनी जो हिंदी की नोटबुक है वो नई डाल लें और उस नोटबुक में आप महादेवी वर्मा का जीवन परिचय लिखें। और जीवन परिचय से पहले जो है हिंदी साहित्य का इतिहास जो मैंने आपको बताया था उस हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में भी आप लिखें, जिससे कि आपको ध्यान रहे। जैसे कि आपको महादेवी वर्मा के बारे में बताना हो तो आधुनिक काल में छायावाद के 4 आधार स्तंभों में से महादेवी एक है, या आप नहीं कह सकते कि महादेवी वर्मा जो है छायावाद के काल की है। तो इस तरीके से अपन को ये चीजें काम में आएंगी या आपकी नॉलेज बढ़ाएंगी, साथ ही आपके चैप्टर में भी आपको काम आएंगी। अब यहाँ संस्मरण और रेखा चित्र ये दोनों विधाएं जो है सेम सी मानी जाती है, उनमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। किसी भी व्यक्ति के साथ बिताया हुआ जो समय होता है उस समय के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में याद करके उसके बारे में लिखना ही आपके रेखा चित्र या संस्मरण कहलाता है। जैसे आप कहानी, निबंध, नाटक, उपन्यास के बारे में जानते हो कि इनको कैसे लिखा जाता है, कौन लिखता है, किस तरीके के लिखे हुए होते हैं, आप इनको पढ़ते रहते हो। उसी तरीके से रेखा चित्र संस्मरण जो है महादेवी को विशेष पहचान दिलाने वाली और महादेवी ने उन्हें विशेष पहचान दिलाई है गद्य के क्षेत्र में। और महादेवी वर्मा का जो नाम है गद्य के क्षेत्र में विशेष तौर से इनके लिए लिया जाता है। तो ये जो जीवन परिचय है वो आप अपने नोटबुक में नोट कर लें और इस तरीके से आपका महादेवी का जीवन परिचय जो है वो मैंने आपको पूरा करवा दिया है। अब जो है आपका चैप्टर जब स्टार्ट होगा, आपका संस्मरण जब स्टार्ट होगा तो उसमें आपकी है भक्ति। तो उससे पहले हम आपके पाठ का परिचय पढ़ेंगे और बाद में हम उस पाठ को स्टार्ट करेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।